दीज आर दी क्लासेस जो इस इंटेंशन से हम लोग ले रहे हैं कि हम पहले तो मॉक की तैयारी करेंगे टॉपिकल पास पेपर्स के थ्रू। एंड आफ्टर मॉक्स फिर हम ईयरली पास पेपर्स के थ्रू इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, आज का टॉपिक जो है ना, दैट इज वर्क एनर्जी इन पावर। सही है। तो इसके पेपर P1s हमने क्लासेस में काफी दफा डिस्कस किए थे, इसके पेपर टूज नहीं किए थे, तो मैं इसके पेपर टू से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। हम जितने मैक्सिमम पेपर टू कर सकेंगे आज हम वो देखेंगे। एंड उसके बाद भी अगर जरूरत फील हुई कि जनाब पेपर वन की मजीद प्रैक्टिस करनी है और आज की क्लास में नहीं हो पाई, तो हम एक और क्लास रख लेंगे इसके P1 के लिए। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से। इसी तरह जैसे फोर्सेस है, डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स, ये मैं समझता हूँ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक ही क्लास में नहीं होंगे। तो हम इन टॉपिक्स की मल्टीपल क्लासेस ले लेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के पास ये वाला PDF मौजूद है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा, तो मैं रेफरेंस जो है वो लिखता चला जाऊंगा। तो आप उस रेफरेंस से इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो कि हमने किस किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी यहाँ पे आज। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन 1। अच्छा जी, पेपर 2 November 6। दिस इज क्वेश्चन 1 ऑफ पेपर 2। अच्छा, इस वक्त सिर्फ पेपर 2 है, उससे पहले सिर्फ 2 होता था, नो वेरिएंस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन एंड पावर। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जब प्रैक्टिस के दौरान, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो डेफिनेशन वाली चीज को साइड कर देते हो कि चलो जी ये तो डेफिनेशन ही लिखनी है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोशिश किया करो कि जब भी जितनी दफा 1000 दफा लिख रहे हो ना, तो उसको लिखो ताकि जहन नशीन रह जाए। यकीन करेंगे सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे डेफिनेशन लिखने में ही कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वर्क डन डिफाइन करना है, व्हाट इज वर्क डन, और 2 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखो किस तरह डिफाइन करोगे, आप लिखोगे work work done is defined as product of force and parallel distance। ठीक है। ये वर्ड पैरेलल यूज होना बहुत जरूरी है। पैरेलल डिस्टेंस measured in joules। अच्छा, ये जो एडिशनल अब मैं बातें लिख रहा हूँ मेजर्ड इन जूल्स, ये सिर्फ जो दूसरा नंबर है ना इसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो मेजर्ड इन जूल्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अगर किसी की जहन में बात है कि सर ये लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो नहीं लिख सकते। लिख दोगे तो एग्जाम में बुरा नहीं मानेगा, लेकिन बात ये कि डिफाइन करना था, वो एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है। तो हमने सिंपली इसको तरीके से डिफाइन किया। फिर मैं एग्जैक्टली अच्छा देखो, मोहम्मद अयान, अगर देखो ये 1 नंबर के लिए होता और तुम सिर्फ फॉर्मूला लिख देते तब तो बिल्कुल सेट था। ठीक है ना, मतलब अगर लेट्स से कि ये होता 1 नंबर के लिए और आप सिर्फ इसको लिख देते कि जनाब वर्डन जो है वो आपके पास F × D है, तो ये बिल्कुल चल जाता। लेकिन बेहतर ये है, देखो मैंने अक्सर क्लास में बोला है कि ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन कि जहां आप सिर्फ डेफिनेशन का सहारा ले रहे हो अपने आंसर को लिखने के लिए, ये बहुत जो स्मॉल डेफिनेशन है जैसे डेंसिटी आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं बता सकते आप, यूनिट वगैरह बता देंगे ज्यादा ज्यादा। तो ऐसे में ना जब तुम्हें लगे कि यार तुम पेपर कर रहे हो, तुम्हारे पास वक्त कम है, ठीक है ना, यू लेकिंग आउट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर लेना है ये वाला। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक पूरी स्टेटमेंट लिख दो, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट ये आया सर, पैरेलल की जगह डिस्टेंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, पैरेलल लिख सकते हैं या फिर फोर्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स, ये सारी चीजें आप इसको जिस तरह भी रिफ्रेश करना चाहो इसको कर सकते हो। द की पॉइंट इज कि ये जो पैरेलल वाला फैक्टर है कि फोर्स एंड डिस्टेंस बीइंग पैरेलल, इसका जिक्र होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस तो टर्निंग इफेक्ट भी है इस तरह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आपसे बोलते हैं डिफाइन पावर। अब देखो पावर इज अ ट्रिकी वन। पावर के लिए आपने आपके पास मल्टीपल फॉर्मुलाज हैं, F × V भी आपने देखा होगा, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है।
डिफाइनिंग फॉर्मूला जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है। तो व्हेन यू डिफाइन इट, तो एग्जैक्टली वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो ये एक नंबर का था, यहाँ पे अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दोगे ना चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि स्टेटमेंट लिख दो। तो आप लिखेंगे डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसी का एक और मतलब सिमिलर रीफ्रेज वर्जन है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो ये भी लिख सकते हो, इक्वली गुड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन बस ये याद रखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क के आगे पर यूनिट टाइम नहीं लगा देना, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम नहीं लिखना, वो एक ही बात रिपीट हो जाएगी, ठीक है। चले, अब आगे देखना सवाल क्या कहता है। वो कहता है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है f, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ड्राइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स टू एफ एंड वी। एक फॉर्मूला ड्राइव करके दे दें, ठीक है, जो एफ एंड वी एंड पावर को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। फोर्स लग रही है लेकिन बैलेंस फोर्स लग रही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, उसके ऊपर एक फोर्स हम लगा रहे होंगे, एक फोर्स रेजिस्टिव फोर्सेस के फॉर्म में लग रही होगी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो लाजमी तौर पे एफ और रेजिस्टिव फोर्स एफ दोनों बराबर होंगी, ठीक है। उसने यही पूछा है कि वर्क डन, पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, वो क्या होगी। तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स तो आपके पास वही है जो आप लगा रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हैं एफ इंटू एस अपॉन टी, ये आपका वर्क डन है। अच्छा, इसमें एस अपॉन टी वेलोसिटी के बराबर होता है, ये उस वेलोसिटी के बराबर है जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट चल रहा था। तो यहां से आपके पास पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी आ गया था। नहीं, आईफोन साहब, मैंने पहले तो कहा था कि अपने तरीके के नाम से आना। दूसरी बात आईफोन साहब ये है कि मैंने कहा जब डेफिनेशन की बात होती है ना, कोशिश करते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन लिखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आ गया डिफाइन रेजिस्टेंस, अगर आप वहां पे डिफाइन करोगे जनाब इट इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर द एरिया, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और डिफाइनिंग इक्वेशंस, डिफाइनिंग स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। जी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, ठीक है। ये फॉर्मूला यकीनन आप सबने पढ़ा होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, तो डेफिनेटली ये जितनी मैं पावर लगा रहा हूँ, ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उसी में डिसिपेट हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेट तो ये कर नहीं रहा है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एफ इंटू बी। चलें, आगे देखें। वो आपसे कहता है एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, मैं आप लोग की चैट की प्लेसमेंट इधर ले आऊँ, ठीक है। चले, अच्छा उसके बाद ये कहते हैं अ कार ऑफ मास 1900 kg accelerates from rest to a speed of 27 in 8.1 सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी आपके पास जीरो हो गई थी, ठीक है ना। ये रेस्ट सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये टाइम लगा था उसको। मास उसका यहाँ दे रखा हुआ है। Calculate the average rate at which the kinetic energy is supplied to the car during the acceleration। अच्छा देखो, उसने बोला rate at which kinetic energy is supplied। मुझे बताओ वो एनर्जी मांग रहा है या पावर मांग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जहानत का सवाल होता है। वो आपसे पावर मांग रहा है, उसने आपसे बोला रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड। टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछा है। अच्छा, तो उसने मांगी है पावर, और ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि उसने यूनिट क्या दे रखा है आपको, वॉट, ठीक है ना। तो मतलब एक्चुअली पावर मांग रहा है। तो अब आप इसको किस तरह कर सकते हो वो गौर से देखना। देखो, इसको करने के मल्टीपल तरीके ये हैं कि आप एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते, ठीक है, और उसको टाइम से डिवाइड कर लो, सही है। तो मतलब मैं पावर निकाल सकता हूं यहाँ पे,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हमारे पास फोर्स है? नहीं, बस यही एक तरीकेकार है, फिर मैं इसको इसी तरह सॉल्व कर सकता हूँ। वरना अगर हमें एक्सेलरेटिंग फोर्स दी हुई होती तो फिर हम इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, मास हो गया आपके पास 1900। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकालते हो आप? 27 का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब ये माइनस जीरो का स्क्वायर लिखना सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो इट्स ऑलवेज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब बाजू का बच्चे वी माइनस यू होल स्क्वायर कर देते हैं, तो दैट्स रॉन्ग। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था आपके पास, और जो टाइम आपके पास गिवन था दैट वाज 8.1 सेकेंड्स। ठीक है, तो जरा मुझे रेट निकाल के दीजिए, पावर निकालिए, कैलकुलेटर आप सबके हाथ में होंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है। अच्छा देखो, मेरे पास और आप सबके पास आंसर आ रहा होगा 85500, राइट। इसको क्या लिख देना चाहिए तुम लोगों को लिखना चाहिए 86 000। रीजन क्या है कि हम अपना आंसर हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दे रहे होते हैं। तो आप इसको 86 किलो भी लिख सकते हो, 86 × 10⁻³ भी लिख सकते हो, आप इसको 86,000 भी लिख करके दे सकते हो। इन एनी फॉर्म एग्जामिनर को एक्सेप्टेबल है। इस बात ये है कि आपने आंसर अपना देना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ठीक है, चले। आगे बोलते थे द कार इंजन प्रोवाइड्स पावर एट अ कांस्टेंट रेट, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। यार ये बड़ी जबरदस्ती बात कर दी इसने। द कार इंजन प्रोवाइड्स पावर एट अ कांस्टेंट रेट, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं, क्यों नहीं है? अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना यहाँ पे, ये ट्रिकी होते हैं, मैथमेटिकल फिर भी हो जाता है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो आपसे 2 नंबर के लिए कोई रीजनिंग मांग ले, यहाँ पर आकर के आप लोग फंस जाते हो, दो चीजों में फंसते हो। एक, या तो समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपके पास वो क्या कहते हैं, मतलब आंसर है दिमाग में, वर्ड्स नहीं है। चले, तो पहले तो मैं आप लोग का आंसर ले रहा हूँ, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा देखो बेटा, सब है बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है उसके अंदर एक्सेलरेशन फिर भी कांस्टेंट हो सकती है। उसने एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट होने का रीजन पूछा है। नॉट ऑल द पावर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये कह सकते हैं आप, रेजिस्टिव फोर्सेस ये कह सकते हैं आप। एग्जैक्टली exactly. देखें, अगर आपके पास जितनी भी आप फोर्स लगा रहे थे, जितनी भी आप पावर इंजन जनरेट कर रहा था, वो तमाम की तमाम लेट से कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी में, तो वहां पे मैं कहता कि जनाब वर्डन यूनिफॉर्मली कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे फोर्स का फैक्टर यूनिफॉर्म होता और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती। अब अगर वहां पे कुछ ना कुछ लॉसेस आ रहे हैं आपके पास, किसी भी किस्म के लॉसेस आ रहे हैं, रेजिस्टिव लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस आ रहे हैं, तो अ फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट पावर वो आपके पास एज एन लॉस्ट इन हीट जा रहा होगा। तो इन दैट केस आपके पास जो आउटपुट, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया? उसने बोला था कार जो है, कार का जो इंजन है वो कांस्टेंट रेट के साथ पावर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसका जो पावर जो वो प्रोवाइड कर रहा है, जो भी एक पावर है उसका, वो कांस्टेंट रेट के साथ प्रोवाइड कर रहा है, दिस रेट इज कांस्टेंट। ठीक है ना? बट स्टिल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर पावर कांस्टेंट है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्योंकि वो उसने बोला ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियरली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो मुझे ये अज्यूम करना चाहिए था कि एफ इज टू एम ए में ए कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन अगर एफ का कुछ पार्ट अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस भी खर्च हो रहा है तो फिर ए लीनियर नहीं रहेगा, ए यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दैट केस हमने इसको क्या लिखा, हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि a certain fraction of input power is dissipated
अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, एक जनरल टर्म होता है रेजिस्टिव फोर्सेस बोलने का, इसमें फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस सारी आ जाती है। अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, हेंस एक्सेलरेशन does not remains constant। ठीक है, आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, जब भी आपके पास कोई रेजिस्टिव लॉसेस होंगे वहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी आपके पास। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा एक सवाल है, उसने आपसे बोला डिफाइन, अच्छा पहले मैं इसका रेफरेंस लिख दूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पेपर 2 नवंबर 7। चलिए, सवाल ये आपसे बोलते हैं डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये थोड़ा सा एहतियात बरतने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। एग्जैक्टली अगर आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपसे इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम स्टोर्ड एनर्जी का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टोर्ड एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट। बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, क्यों स्टोर कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, कितनी स्टोर कर रहा है। स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल टू डू इट, एक अच्छा स्टेटमेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक और स्टेटमेंट आया है, थैंक यू सबा। स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, बिल्कुल ठीक है। किस फॉर्म में कर रहा है, कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं, बस डिफाइन करना था। उसके बाद इसने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यार ये भी बड़ा जबरदस्ती चीज आ गई। अब देखो, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक में डिस्टिंग्विश करना है, तो यहां पर आप किस तरह डिस्टिंग्विश करोगे। अब देखो, दिमाग में तुम सबके होगा कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो होती है, उसका हाइट से ताल्लुक होता है, ऊपर लेकर के जाते हैं वो हाइट वाइट गेन कर लेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का खिंचाव से ताल्लुक है वो। सही है ना। अब इसको डिफाइन किस तरह करोगे। देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो हमने बोला था ऑब्जेक्ट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन आया है वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ सर। इस क्वेश्चन ask us to define something, and if something has an equation of its own and we don't remember its equation, can we just write the formula or is it the ruling ठीक है, तो सवाल है। अच्छा, देखिए आपने बोला उसकी इक्वेशन है, मुझे इक्वेशन याद नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिख दूं, तो फॉर्मूला और इक्वेशन में आप किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं पहले तो मुझे आप ये बताएं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू राइट द इक्वेशन और द फॉर्मूला। ठीक है ना, इट्स जस्ट द एडिशनल अ बोनस थिंग टू राइट टू गेट जस्ट अ बोनस मार्क। इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला डजंट मैटर, यू राइट द स्टेटमेंट एंड यू राइट द यूनिट्स इट इज मेजर्ड इन, और यू राइट द नेचर इट्स स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया कि भाई फॉर्मूला बता दो एंड आपको याद नहीं है, एंड इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज आर तकरीबन एक ही चीज है भाई। अच्छा, डेफिनेशन नॉट रिक्वायर, नहीं अगर, अच्छा अच्छा अच्छा, डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है और आप वहां पर उसका फॉर्मूला लिख दें तो यस चल जाएगा, मामला चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपसे फॉर्मूला बना ही दे। ठीक है ना, मतलब इट्स सो इजी। लेकिन बहरहाल, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा अयान, मैंने आपका पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। द क्वेश्चन इसके साथ, डू वी नीड टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला ड्यूरिंग द एग्जाम, या फिर हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, और जस्ट ड्राइव इट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अच्छा देखो भाई, बात ये कि एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं, हड़बड़ी का सा माहौल होगा। लेकिन इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल एनी फॉर्मूला एंड यू नो हाउ टू ड्राइव इट, तो जस्ट गिव योरसेल्फ 2 मिनट्स और जल्दी से ड्राइव कर देना। लेकिन बेहतरीन तरीकेकार ये है, जब आप एक अच्छी मुनासिब क्वांटिटी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तमाम फॉर्मूलाज आपकी ऑलरेडी फिंगर टिप्स पर आ चुके हुए होंगे, तो आपको बाकायदा बैठ करके याद नहीं करना कि कौन सा फॉर्मूला क्या था।
ठीक है ना। मैं बारहा इस बारे में बता रहा था। बेस्ट वे इज कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं तो कहीं साइड में रख दिया वर्क एनर्जी पावर में यूज होने वाले फॉर्मुलाज क्या हैं। एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर चुका होऊंगा तो वो ऑलरेडी मुझे याद हो चुके होंगे, तो बाकायदा नहीं बैठना मुझे उसके हवाले से। चलिए, तो बैक टू द क्वेश्चन। देखें मैंने कहा था एनर्जी, अच्छा मैं आपके सर क्वेश्चंस आंसर्स रिस्पॉन्सेज देख रहा हूँ यहाँ पे। एनर्जी स्टोर, ठीक है, रेफरेंस टू द हाइट ऑफ जीबी, रेफरेंस टू द डिफॉर्मेशन इन ईपीई, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट, ये तो वो हो गई। ठीक है। इट अकर ड्यू टू द हाइट ऑफ, ठीक है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू हाइट मास अकर ड्यू टू डिफॉर्मेशन शुड बी राइट दिस इन दिस पार्ट। मैं बताता हूँ अभी। सर फॉर मार्क्स रोज कितने सवाल कितने टाइम देने चाहिए? हम हर खाने के साथ 10 सवाल सॉल्व कर लें, नाश्ते के साथ 10, दोपहर के खाने के साथ 10 और रात के खाने के साथ 10। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यार ये एक चीज आई है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अली हुनैन साहब देखें, अब यहाँ पे देखें आप। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि जब भी वर्क डन अगेंस्ट समथिंग होता है तो वो जो वर्क डन है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ग्रेविटेशनल और इलास्टिक को किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? आप बहुत ध्यान से देखना, एक सिंगल स्टेटमेंट सारी कहानी कर देगी। ल्यूनैन साहब वेरी गुड हो गया। उसने कहा, मैं मतलब हम इस तरह लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर वेट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक जबरदस्त सवाल किया, रीस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है? देखें पहली बात तो आई होप वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मैंने कहा था कि वर्क डन, ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब करता है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इज डन अगेंस्ट इट्स अनकंडीशनल फोर्स। अनकंडीशनल फोर्स क्या होती है? सोच सुनिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर जो अनकंडीशनल फोर्स लग रही है वो इसका वेट है, राइट। वेट लग रहा है डाउनवर्ड। अगर मैं इसको वेट के अगेंस्ट ऊपर लेके जाऊंगा तो इन दैट केस आई एम डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द अनकंडीशनल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जितना वर्क डन मैंने किया ना उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर कर लिया। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल अक्सर क्लास में दी है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मेटालिक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, आई हैव एन इलेक्ट्रॉन इन माय हैंड, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एन अनकंडीशनल फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है। अब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो आई नीड टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहां पे दिस चार्ज विल स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लाइकवाइज अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करूंगा तो स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स आती है उसे आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो, अ फोर्स दैट हेल्प्स इट टू रिस्टोर इट ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल लेंथ। तो वो फोर्स एक्सटेंशन के साथ बढ़ती जा रही है, एफ इज टू के एक्स, वो फोर्स एक्सटेंशन के साथ बढ़ती चली जाएगी जो रिक्वायर्ड फोर्स है, राइट। तो जितना आप रिटर्न कर रहे हो, अगर एक स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच था मुझे मजीद खींचना है तो जितना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन फोर्स थी मुझे उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आई एम डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आई होप ये वाली बात अब समझ में आई होगी आप लोगों को। अब्दुल्ला, अनाबिया एंड आप समझ में आ गई होगी आप लोग के। Restoring force is stored as elastic potential energy.
ठीक है, चले। साद भाई क्लियर हो गया आपको? चले। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि अ स्मॉल स्फेयर, देखें आंसर तरीके से लिखना, उसके तरीके के वर्ड्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मैं 12 क्लास में अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को, इस पे ध्यान दीजिएगा। A small sphere of mass 51 grams is suspended by a light inextensible string from a fixed point P. The center of the sphere is 61 centimeter vertically below the point P as shown। एक स्फेयर है, उसका अपना जो मास है दैट इज 51 ग्राम्स, जिसको हम बाद में केजी में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 61 सेंटीमीटर बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग है। और उसके बाद ये बोलते हैं द स्फेयर इज मूव्ड to one side keeping the string taut so that the string makes an angle 18 with the vertical। ठीक है, the gravitational potential energy of this sphere, the gain in gravitational potential energy of this sphere वो कितना होगा आपके पास, ये आपने मालूम करके देना है। अच्छा, the point is कि अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा हुआ है, तो इस वक्त ये जो लेंथ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो मुझे एक्चुअली देखो बात कहाँ से स्टार्ट होती है। यू नीड टू कैलकुलेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मास चेंज होगा नहीं, ग्रेविटी फिक्स्ड है आपके पास, आपको ये ढूंढना है सवाल के अंदर। यहां से स्टार्ट करेंगे आप अपनी बात, ठीक है ना, कि मुझे अब ये तलाश करना है। अभी आप कैसे तलाश करेंगे, देखें। अगर मैं इसको इस इंक्लिनेशन के ऊपर लेकर के आया हूं, इस पे मैं इसको यहां ले आया, तो लेंथ तो अभी भी इसकी 61 है, राइट। ये कितना हाइट गेन किया है, अगर मैं इसके अगेंस्ट देखूं, ये 61 का एक कंपोनेंट होगा जो इसने गेन कर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला मैंने मार्क किया, और फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये कितना होगा आपके पास, ये होगा 61 का कोसाइन कंपोनेंट। तो मैंने इसको लेट से एक्स कह देता हूं। तो एक्स आपके पास है 61 कॉस। अच्छा, आप इसको बेहतर ये है कि मीटर्स में कन्वर्ट कर दें, तो 0.61 कॉस 18। ठीक है, यहां से एक वैल्यू आ रही होगी। अब यहां से जो भी एक वैल्यू आएगी उसको 0.61 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0.61 कॉस 18, 0.58 मेरे पास ये लेंथ आई, ठीक है ना। 0.58 इज दिस लेंथ। मुझे जो लेंथ चाहिए वो बेटा ये वाली लेंथ चाहिए। तो दिस वुड बी 0.61, मतलब ये जो लेंथ, इसको मैं y कह देता हूँ, या मैं इसको h का ही नाम दे देता हूँ। तो h बेसिकली क्या होगा आपके पास, 61 माइनस 0.3, 0.61 माइनस 0.58। अब इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे इन द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास 0.03 आ रही है। तो अब मैं लिखूंगा 51 ग्राम्स, उसको वैल्यू गिवन थी 0.03 मीटर्स की हाइट इसने गेन की है। ठीक है। अच्छा, साइन क्यों नहीं है बेटा, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट इज ऑलवेज अ साइन कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट इज ऑलवेज अ कोसाइन कंपोनेंट। ठीक है। उमूमन क्या होता है कि जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो एक चीज मेमोराइज हो जाती है कि शायद वर्टिकल कंपोनेंट इज अ साइन कंपोनेंट। नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट नहीं है। मास गिवन था 51, लेकिन यहाँ पे 51 यूज नहीं करोगे, तुम इसको यूज करोगे 51 टेंस पावर -3, 9.81 आपके पास एज इट इज था। और जो चेंज इन हाइट हमने निकाली दैट वाज 0.03 मीटर्स। ठीक है, यहां से इलाही अभी इसका रीजन बताया था कि साइन से इसलिए नहीं निकाला कि साइन से तो बेसिकली आपके पास ये वाली लेंथ आ जाती ना। ये जो लेंथ है आपके पास, एक कह रहा हूं मैं इसे, ये होगा 0.61 का साइन कॉम्पोनेंट। रीजन क्या है बेटा, एंगल के साथ वाला जो कॉम्पोनेंट होता है दिस इज द कोसाइन कॉम्पोनेंट, एंगल के सामने वाला जो कॉम्पोनेंट होगा दिस इज द साइन कॉम्पोनेंट। मुझे फाइनल आंसर बता दो।
ठीक है, 1.5 × 10⁻²। मैं एक दफा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, वो यहां मौजूद था, वो स्विंग होकर के यहां आया, डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली लिफ्ट हुआ है। कितना लिफ्ट हुआ है दैट टोटली डिपेंड्स। ओ, कितना लिफ्ट हुआ है वो जरा देखते हैं। बेटा, वो ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, इस वर्टिकल लेवल पे, और अब वो यहाँ मौजूद है। मुझे ये चाहिए था। तो ये इस तरह निकल सकता था कि अगर मैं ये वाली जो ब्लू वाली लेंथ है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 61 से। जब आपने इसको इंक्लाइन किया था तो ये इंक्लाइन लेंथ तो अभी भी 61 सेंटीमीटर की है। तो ये इसका बन गया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे मैंने एक्स कहा था। मैंने उस एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो 0.58 आ रही थी, इस लेंथ का इंक्लाइन होने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने टोटल 61 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड दिस वाज द हाइट जो कि मुझे मिली 0.03 मीटर्स की, जो वो लिफ्ट हुआ था अपनी जगह से। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो चेंज इन हाइट चाहिए थी, उसके अंदर हमने 0.03 लिखा था। मास 51 ग्राम्स गिवन था, तो उसको केजी में कन्वर्ट किया था 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करके। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 1.5 10⁻² आया था। तो हम इन दोनों के जीपीई कंपोनेंट्स निकाल के सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जीपीई के कंपोनेंट्स नहीं होंगे ना दोस्त, कंपोनेंट्स बनते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं अगर साथ में आपकी उस पे बात को मैं यूं समझ रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं mg61 - mg क्या कहते हैं, क्या था, 58 कर दूं, हाँ तब भी हो जाएगा। लेकिन बात एक ही है, कैलकुलेशन तो वही करनी पड़ेगी। 58 कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था, तो वहां यहाँ सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इक्वली गुड, इसी तरह हो जाएगा ये आपके पास। चल, वो बोलता है द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द स्फेयर अबाउट पॉइंट पी। यार ये कितना जबरदस्त सवाल पूछा है। द मोमेंट ऑफ स्फेयर, मोमेंट आपने निकालना है, मोमेंट ऑफ वेट, ठीक है, अबाउट पॉइंट पी। चले, यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया इसने। आपके पास दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। इनिशियल इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है। अब इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। उसने बोला मोमेंट ऑफ द वेट। मोमेंट होता है आपके पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, वेट एक कर रहा था यहाँ पे, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेट मूव हुआ है अबाउट पॉइंट पी, वो ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या था आपके पास, ये डिस्टेंस था आपके पास 0.61 का साइन कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड। तो अगर मुझे मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले वेट क्या होगा, वेट होगा इसका mg, और यहां पे मैं डिस्टेंस लूंगा 0.61 साइन ऑफ 80। तो आपने अगेन इसी तरह सॉल्व किया, आपने इसको रखा मास की वैल्यू 51 10⁻³ 9.81 0.61 साइन 18। तो यहां से आपके पास मोमेंट आ जाएगा ऑफ द फोर्स, ठीक है। आई होप ये इसकी अरेंजमेंट समझ में आई होगी कि बेसिकली ये रोटेट तो कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन अगर वेट का पिवट से मांगा है, तो पिवट से जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा था कि वो इस तरह हैंग हुआ हुआ है ना, राइट। तो अगर यहाँ पे वेट एक कर रहा है, उसने बोला कि यहाँ ये मूव किया है, ठीक है, तो ये रोटेशन टर्निंग इफेक्ट तो है आपके पास। वेट डाउनवर्ड एक कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका फोर्स का पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पिवट बीइंग दिस लाइन, और फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन यहां मूव किया आपके पास, तो ये जो आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया था, ठीक है।
अच्छा, नहीं देखो बेटा, 0.03 जो था ना, वो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, पिवट पे एक्ट करने, पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्स लगी है मेरे पास इस एक्सेस पे, तो डिस्टेंस तो फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो वो ये तो नहीं बनता, वो तो ये वाला बन रहा है, इसलिए मैंने 0.03 नहीं लिया। मैं रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यू आप लोगों ने मुझसे शेयर की 9.4 × 10⁻²। बेटा दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये इसमें काफी यूनिक चीजें बातें कर ली थी इसने। आई होप सबके क्लियर होगा ये सवाल। ठीक है, अच्छा हाँ, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, मतलब अगर तुमने 0.094 लिखा है तो ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल 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 कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। चलिए जी, अच्छा अब ये नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पेपर 22 मई जून 11। अच्छा देखो, अभी किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर व्हाट्स द रेशो। ठीक है ना, तो रेशो आप इस तरह चेक कर लो। मेरे बाइंडर में ये एक सवाल है 2011 का, और इससे पिछला सवाल था 2007 का। तो 7 से लेके 11 तक कोई सवाल नहीं आया होगा क्या? ऐसा नहीं है। 7 से लेके 11 तक वर्क एनर्जी पावर का सवाल अलोंग विथ कॉम्पोजिट विद एनी अदर क्वेश्चन आ गया होगा। तो अंदर ही शायद आपने पूछा था सर व्हाट इज द प्रोपोर्शन। मैंने इंडिपेंडेंटली बहुत ही कम क्वेश्चन देखे हैं पेपर 2 के अंदर जो प्योरली वर्क एनर्जी पावर के ऊपर बन रहे हो। हाँ, अलोंग विथ मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको फोर्सेस के साथ भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपको काइनेमैटिक्स डायनेमिक्स में हमने देखा था बहुत भरे पड़े में वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस, ये आपको डिफॉर्मेशन के साथ भी मिल जाएगा। तो वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तकरीबन हर कॉन्सेप्ट के अंदर फिट इन हो रहा है, काइनेमैटिक्स में फिट होगा, डायनेमिक्स में फिट होगा, फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर में फिट होगा, एंड आपके पास डिफॉर्मेशन में फिट होगा। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका इसका प्रोपोर्शन ज्यादा यूं कर सकता हूं कि इंडिपेंडेंटली आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन कॉम्पोजिट किसी भी के साथ वो लग करके आ सकता है। ठीक है, चलिए। उसने बोला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। 1 नंबर का है, मैं अभी लिख रहा हूं, पेपर के अंदर कोशिश करना F × D, F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, एक सवाल आया कि सर ये जिस तरह आपने लिखा है अगर मैं इस तरह पेपर में लिख दूंगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है ना, तुम्हारी बात एग्जामिनर तक पहुंच जानी चाहिए, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ये असल में मैं आप लोगों को चेक कर रहा था, आप लोग सो तो नहीं रहे। मैं गलत नहीं हो सकता? सही है, मैं गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आपने इसमें एक्सप्लेन करने का बोला है। हाँ, इक्वली गुड आप ये लिख दोगे, 1 नंबर के लिए क्या एक्सप्लेन करोगे? आप यही लिखोगे, जब उसने बोला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन, तो व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन के अंदर आप उसको डिफाइन करोगे, वर्क डन ये होता है। सही है ना, तो इक्वली गुड इट वर्क्स एज अ डेफिनेशन। डिफाइन पावर, अब यहाँ पे डिफाइन का बोल दिया, तो यहाँ पे आप पावर को डिफाइन कर दोगे, तो पावर इज आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या सर मैं फॉर्मूला में वर्ड्स यूज कर सकता हूँ? यस, आप यूज कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा है लेकिन इन वर्ड्स लिखा है, तो कैन वी डू दैट? यस, वी कैन डू दैट। बिल्कुल, 2 नंबर का होता, फॉर्मूला लगा देते, फॉर्मूला लगा देते, यूनिट ये है, या फिर आप फॉर्मूला लिख देते, या फिर आप स्केलर वेक्टर लिख देते, ये सारी चीजें आप ऐड कर देते उसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखो सवाल कुछ मजेदार सा लग रहा है। रोलर कोस्टर टाइप की कोई चीज बनी हुई है, उसके अंदर वो कहते हैं फिगर 3.1 शोज पार्ट ऑफ अ फेयर ग्राउंड राइड विद अ कैरेज ऑन रेल्स। ठीक है, द कैरेज एंड पैसेंजर्स हैव अ टोटल मास ऑफ 600 kg। उस जो जो भी कैरेज है उसका, और जो भी हजरात उसके अंदर बैठे हुए हैं, उनका मिला करके टोटल मास 600 kg। द कैरेज इज ट्रेवलिंग एट अ speed of 9.5 meter per second towards the slope inclined at 30 the horizon to the horizontal. The carriage comes to rest after traveling up the slope to a vertical height of 4.1। यहां से लेके यहां तक जाती है और फिर 4.1 की हाइट पे जाकर के वो रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, आंसर अभी देखते हैं।
Calculate the kinetic energy in kilojoules of the carriage and passengers as they travel towards the slope. Towards the slope मतलब अभी स्लोप पर आए नहीं है, इस मोमेंट पर पूछा है आपसे। तो आपके पास बेहद आसान सवाल हो गया, तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं। आपने काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी आपको, आपने लिखा ½ mv²। ठीक है। मास की जगह आपने लिखा है 600, और द स्पीड वाज 9.5 व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्लोप। तो यहां से आपने वैल्यू निकाली, जरा वैल्यू मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। एक आंसर मेरे पास 27,000 जूल्स आया है। एग्जैक्टली 27 लिख दो फिर इसको। सही है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ना एग्जामिनर पे, एग्जामिनर को भी जो है ना आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है। 3 नंबर के लिए बोला है, तो ये लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट इन करो, उसके बाद आंसर निकालो। आ रही बात समझ में? तो जहां देखो नंबर ज्यादा है तो वहां पे जरा फॉर्मूला वॉर्मूला देख करके थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है अच्छी कर देना अपनी। अच्छा, शो दैट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैरिज एंड द पैसेंजर इज 24 किलो जूल, शो दैट द। अच्छा, इसमें तो, इसमें भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। आपने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपको चाहिए थी, बल्कि शो करनी है। mgh है आपके पास, मास आपको दे रखा हुआ है 600, ग्रेविटी इज 9.81, और हाइट उसने हमें दे रखी थी 4.1 मीटर्स की। तो 4.1 मीटर से हमने इसको सॉल्व किया। आंसर आपके पास कितना आ रहा है? चले, ये 24132 आ रहा है मेरे पास, तो हम इसको 24 × 10⁻³ या फिर किलो जूल्स ही लिखेंगे। ठीक है। 2850 था बेटे, किस चीज का निकाला था तुमने? देखो, कंपोनेंट क्यों यूज करेंगे? जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हो तो आपने ग्राउंड से परपेंडिकुलर हाइट लेना है ना, ये वाला डिस्टेंस लेना है। ठीक है। अगर तो वो आपसे कहता कि आपके पास ये वाला डिस्टेंस गिवन होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दिस डिस्टेंस, द इंक्लाइन डिस्टेंस वाज गिवन, और उसके बाद वो कहता कि अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इन दैट केस ये हाइट निकालने के लिए आपको कॉम्पोनेंट बनाना पड़ता। लेकिन अभी तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है आपको कॉम्पोनेंट बनाने की। इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है मतलब? मैं क्या करूं, कम कर दूं उसको, लो उतार दूं? 600 न्यूटन है, मतलब आ रही है, क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं होता ना वो, यार बहुत हो गई पोटेंशियल एनर्जी, एक दो बंदे उतर जाओ जरा। भाई आ रही है यार, क्या कर सकते, कैलकुलेट किए यार। चलो, उसके बाद आगे बोलते हैं कैलकुलेट द burden अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस एज द कैरिज मूव्स अप द स्लोप। बहुत ही कोई आसान चीज हो गई है। मैंने कहा था आपको, याद होगा मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन की का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हमने नाम दिया था वर्क एनर्जी थ्योरम का, याद होगा आपको? ठीक है ना। मैंने कहा था कि जनाब जो चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उसकी काइनेटिक और यहाँ पे जो जा रही है वो पोटेंशियल पे कन्वर्ट हो रही है। उसने जो भी, लेट्स से कि वो चलता हुआ आ रहा था यहाँ से, और यहाँ फिर ये ऊपर चढ़ रहा है, तो उसूलन ये था कि इसकी जो काइनेटिक थी उसके ही बलबूते पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी, तो उसी के बलबूते ऊपर जा रहा था। लेकिन टोटल काइनेटिक पोटेंशियल में नहीं गई थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या कहा था कि हम इनिशियल एनर्जी जो भी है उसमें से आपके पास अब फ्रैक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रिमेनिंग होगा दैट वुड बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या फिर आप इसको, मैंने क्या कहा था, हीट लॉसेस भी कह सकते हो। ठीक है। तो मेरे दोस्त एफ डी, तो एफ तो है नहीं ना आपके पास, आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे इसको। तो आपके पास रेडन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आ रहा है? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी थी टोटल काइनेटिक एनर्जी? 27 किलो जूल्स। ठीक है। 27 किलो जूल्स की एनर्जी थी जो इनिशियल काइनेटिक थी, जिसमें से 24,000 पोटेंशियल पे कन्वर्ट हो गई। तो यकीनी सी बात है कि जो 3,000 न्यूटन की वैल्यू थी, ये अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस खर्च हो गई होगी आपके पास। ठीक है। चले, उसके बाद ये बोलता है यूज योर आंसर इन 3 टू कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। अब ये अच्छा,
यहाँ पे अभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कंपोनेंट रिलेटेड, तो वो गौर से सुनिएगा। आपने कहा है, इसने कहा है रेजिस्टिव फोर्सेस चाहिए। रेजिस्टिव फोर्स में किस तरह निकाल सकता हूं, मेरे पास ये फॉर्मूला है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है मेरे पास 3K। एफ मुझे चाहिए। सवाल ये है कि डिस्टेंस में क्या लूंगा, कौन सा डिस्टेंस लिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से जो हाइट गेन की है दैट इज 4.1। ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, एंगल दिया हुआ था हमें, हाँ बेहतरीन हो गया, एंगल गिवन है हमें 30। जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है बेटा, फ्रिक्शन एक्ट कर रही है इस पूरे डिस्टेंस के ऊपर। तो डेफिनेटली मुझे जो डिस्टेंस चाहिए होगा वो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स एंड डिस्टेंस मस्ट बी पैरेलल। तो अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो डिस्टेंस भी ये वाला होना चाहिए। अब कंपोनेंट वाली बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था। तो कंपोनेंट वाली बात किस तरह करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारा ये बना हुआ, डी बीइंग योर हाइपोटेन्यूज 4.1 अकॉर्डिंग टू द एंगल बीइंग योर परपेंडिकुलर। तो आप ये कहोगे कि जनाब डी या 4.1 इज बेसिकली डी साइन 30। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, साइन 30 इज 0.5, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4.1 डिवाइड बाई 4.5, 4.1 डिवाइड बाई 0.5 दैट इज 8.2। ठीक है, मुझे वैल्यू याद थी, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। अब यहां पर आपने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए थी, तो यू डिड 3000 डिवाइडेड बाय 8.2। बेटा वैल्यू बता दो मुझे जल्दी से। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने कॉम्पोनेंट क्यों लिया। 3000 डिवाइडेड बाय 8.2, 365.8 आ रहा है, 366 कर दूंगा मैं से। ठीक है, थ्री, अच्छा मैं इसको 370 भी लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। मैं एक दफा दोनों ही पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों की रिक्वेस्ट आई हुई थी। देखो उमर भाई, यहाँ पे वी हैड काइनेटिक एनर्जी। देखो कैरियर जा रही है, उसके बाद एनर्जी काइनेटिक, यहाँ से स्लोप शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ जो इसकी काइनेटिक थी वो अब दी स्लोप पोटेंशियल में कन्वर्ट होनी थी। 27,000 की काइनेटिक थी, जो टॉप पे गए 24,000 की पोटेंशियल थी। रिमेनिंग 3,000 कहाँ गए, यकीनन फ्रिक्शनल फोर्सेस में जाया हो गए होंगे, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो, ये जो 3,000 का वर्डन हमने अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस निकाला, वो इस पाथ के ऊपर है आपके पास, वो इस प्लेन के ऊपर है, वो इस वाले प्लेन के ऊपर है। तो लेंथ भी आपको इसी प्लेन की चाहिए थी। मेरे पास ये लेंथ थी, मेरे पास एंगल गिवन था, तो मैंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये डिस्टेंस डी मालूम कर लिया, 8.1 निकला मेरे पास। तो फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लगाया एफ इंटू डी का। मैं एक दफा दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ कि वर्क डन, ये वर्क डन है, इज इक्वल टू एफ इंटू द डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस एक्ट किया था, ये पूरी फ्रिक्शनल फोर्स 8.2 थी, यहां से आपके पास ये वैल्यू आई थी 370 न्यूटन की। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लूँ। एक ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने दोबारा इंक्लाइन प्लेन का था तो ये मैंने छोड़ दिया है, सही है ना। अगेन ये एक सवाल, ठीक है, ये भी सिंपल सा है। ठीक है, इसमें वो पूरा आप लोगों ने करना है। पहले डेफिनेशंस पूछी है, उसने बोला हाफ एम बी स्क्वायर ड्राइव करके बता दो, फिर उसने उसी फॉर्मूले को यूज करवा दिया। अब थोड़े से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। उसने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों टेक नोट, दूसरी दफा पूछा है इसने। ठीक है ना, दूसरी दफा पूछा है। तो
मैं मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हें आना चाहिए ये चीज, वो पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। तो मैं अब थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके लिख रहा हूँ, मतलब इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि हम एक दफा डिटेल में लिख चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने कहा था वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट वेट, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा था वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो टेक नोट की ये बात दूसरी दफा पूछा है इसने। अच्छा सॉरी, रेफरेंस में लिख देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पेपर 2 1 नवंबर 11, ठीक है। उत्तरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोला है, थैंक यू। ये गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा पहले तो शॉर्ट में भी लिख देता हूँ, अब मुझे इसको तरीके से भी समझाना पड़ेगा। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। या फिर अगर अब इसको थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना है तो आप लिखोगे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज opposite to the potential, या फिर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ठीक है ना। तो आप इसको विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, मूविंग इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। नहीं, साद इदरीसी का एक सवाल है, मैं आपको सबको शेयर कर देता हूँ। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। इसको वर्डन टू ड्राइव अ यूनिट चार्ज अक्रॉस अ कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसको इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दैट्स इन ईएमएफ, दैट्स नॉट अ पोटेंशियल, ठीक है ना। बेसिकली डिफाइन जब आप पोटेंशियल को कहते हो ना, तो आप बोलते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल प्लेट्स या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू ड्रैग अ चार्ज। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आप वी क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। वी बीइंग योर पोटेंशियल, मतलब हमने वोल्टेज को डिफाइन किया था, वर्क डन, ठीक है। तो अगर एक पोटेंशियल की वजह से, अब पोटेंशियल क्या हो सकता है? बिटवीन टू प्लेट्स हो सकता है। एक वोल्टेज की वजह से अगर एक चार्ज को या वोल्टेज के अगेंस्ट एक चार्ज को अगर मैं ड्रैग करता हूं, तो दैट इज बेसिकली स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह डिफाइन किया, ठीक है। वर्डन अक्रॉस यूनिट चार्ज टू ड्राइव अ यूनिट, तो वो वर्डन पर यूनिट चार्ज था। अगर वो वोल्टेज बन जाता था, वो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं बन रहा था। पोटेंशियल जरूर था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, ठीक है। तो चलो ये बात भी बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात आए तो ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये शायद हम लोगों ने जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी है वहां पे मैंने जिक्र किया था कि मैं वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास ये है। मतलब अगर मैं पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वर्डन पर यूनिट चार्ज, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। बुकलेट में इलास्टिक है, मैं समझा नहीं आपकी बात अफसर बेटा। चले, इक्वली गुड। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप वर्ड यूज करोगे तो वो बेहतरीन ही है, ठीक है ना। सिंपल एंड compressed. A body of mass m moves vertically through a distance h near the Earth's surface. Use the define equation for work done to drive the expression. अच्छा, देखो ये बात भी हमने अपने क्लासेस में की थी कि वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालते हैं। आपके पास वर्क डन होता है F इंटू द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी चीज को लिफ्ट कर रहा हूं तो फोर्स वहां पे मेरे पास हो जाती है मास के बराबर, और डिस्टेंस मेरे पास हो जाता है हाइट के बराबर। तो यही फॉर्मूला आपके पास एम जी इंटू एच, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल बन जाएगा।
यहां से आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, वो कहते हैं वाटर फ्लोज डाउन अ स्ट्रीम फ्रॉम अ reservoir एंड देन causes a water wheel to rotate as shown in figure 4.1. As the water falls through a vertical height of 120 meters, gravitational potential energy is converted to different forms including kinetic energy of water. ठीक है, at the water wheel the kinetic energy of the water is only 10% of its gravitational potential energy at the reservoir. Show that the speed of the water as it reaches the wheel is 15 meter per second. अच्छा, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो भी थी वाटर की, वो आपके पास कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म, जिसमें से 10% मतलब 0.1 ऑफ द पोटेंशियल कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप स्पीड 15 प्रूव करो। अब ऐसा है कि मैं ये कहता हूं कि 0.1% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। यहां पे मेरे पास मास नहीं है और फर्दर इंफॉर्मेशन सिर्फ हाइट गिवन है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूं? मैं इसको लिखूंगा 0.1%, 0.1 या फिर 10% ऑफ एम जी, एंड हाइट हाइट की जगह मैंने 120 लिखा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। मास एंड मास कैंसिल आउट हो गया, जी इज 9.81, एक ही वेरिएबल बचा है वी। यहां से डी की वैल्यू निकाल दोगे, किस तरह निकालोगे? आपने लिखा 2, मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ वी को, 0.1, 9.81 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 120, डिवाइड किसी भी चीज से नहीं हो रहा, अंडर दी रूट आ जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर था वहां पे। यहां से आपके पास वेलोसिटी या स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी आ रही है? 15.35, तो ठीक है आपने लिख दिया इसको 15 ओनली, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ 10% मतलब 0.1 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। इंडिविजुअल फॉर्मुलास को लिखा था, एम और एम कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि कोई मास वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो यहाँ पे अकल खुद काम करनी चाहिए कि मास और मास कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं इक्वेट कर लेता हूँ दोनों चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहता है अ रोटेटिंग वाटर व्हील इज यूज टू प्रोड्यूस, ये एक्चुअली ये चीज देख करके मैं इस सवाल पे रुका था, तो देख लेते हैं। द रोटेटिंग वाटर व्हील इज यूज टू प्रोड्यूस 110 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। Calculate the mass of the water flowing per second through the wheel, assuming that the production of the electrical energy from the kinetic energy of the water is 25%. Yes, exactly, mass flow rate. मेरे मासूम से बच्चों, सवाल है कि सर 0.1 क्यों लिखा है? बेटा 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, और 10 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 0.1। ठीक है। अब यार देखो ऐसे सवाल तो नहीं करो ना। अब देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि रोटेटिंग वाटर व्हील इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 110 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर फ्लो पर सेकंड थ्रू द व्हील, assuming that the production of the electrical energy from the kinetic energy of the water is 25%। अच्छा, मतलब अगेन 0.25 क्यों लिख रहा हूं पता है ना? 0.25 of the kinetic energy converts into electrical power, that is 110 times power 3। उससे बोला मास फ्लो रेट चाहिए। मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा था 0.25। मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डायनेमिक्स में भी दिखाया था, और मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी आता है। अगर मैं मास काइनेटिक एनर्जी में टोटल मास की जगह मास पर यूनिट टाइम लिख दूं, तो मेरे पास ये एक्चुअली पावर आ जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो हाफ एम अपॉन टी बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है मास फ्लो रेट। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो अब आपके पास वेलोसिटी है 15, आपने पीछे निकाली थी, बाकी सारी चीजें आपने सिर्फ ये मास फ्लो रेट निकालना है। किस तरह सॉल्व करोगे? अब जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, बहुत आसान हो गया, ये तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा m/t को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ट्वाइस ऑफ 110 × 3 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है? 3911। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, देखो दोबारा से सुनना बेटा। पावर होता है आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर आप इनपुट पावर देखो तो वो काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv² पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टरबाइन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो पर यूनिट टाइम क्या फर्क पड़ रहा है? बेसिकली 1 सेकंड के अंदर कितना मास उसके ऊपर फॉल कर रहा है, उसी से तो ये टरबाइन घूम रहा है। तो ये जो चीज है, नाउ दिस इज पावर। नाउ ½ mv² में ½ m/t v² करोगे तो क्योंकि वो पर यूनिट टाइम हो गया, दैट इज पावर। नाउ इसमें ये चीज मास फ्लो रेट है, ये चीज मास फ्लो रेट है, और उसने आपसे यही मांगा, ठीक है। बेटा मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट अगर किसी का वीक है तो उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक लेक्चर जो है वो बाकायदा देख लो, ठीक है। वो यूट्यूब पे है, मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट डायनेमिक्स के दूसरे लेक्चर में होगा, लेक्चर 2 के अंदर होगा वो कॉन्सेप्ट, दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर, तो उसको प्लीज देखिएगा। रीजन इज कि ये मास फ्लो रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्क एनर्जी पावर में भी बहुत ज्यादा है, और ये आपके पास डायनेमिक्स में भी सेकंड लॉ के अंदर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। 4000 नहीं, इसको नहीं, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, एक की पॉइंट आ चुका है, रुक जाओ। 3911 आंसर आया है, इसको आप 3900 लिखोगे, ठीक है। 4000 नहीं लिखोगे आप, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे जाओगे तो नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास 3900 आता है, ठीक है। 3900 kg ऑफ वाटर 1 सेकंड के अंदर, इस तरह करके, ठीक है। चलिए जी। अच्छा अब मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छा तगड़ा सा सवाल मिलता है तो हम वो देखेंगे, नहीं तो आई थिंक आप इतने तैयार हो चुके हुए होंगे कि ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो खुद ही। ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह के हैं। अब चले, अच्छा ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसको ये 2018 का सवाल है, क्योंकि जैसा एक सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं, वो जो था रोलर कोस्टर टाइप का जो किया था, ये उसी तरह का, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। कैन वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, रेफरेंस लिख रहा हूँ, ये बिलखुसूस आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। एक होमवर्क सा इसको समझ लो, पेपर 2 November 18, November 17 में करवा देता हूँ, चले। ये वाला सवाल है, इसकी बात कर रहे हो अब्दुल्ला? चलो मैं ये वाला सवाल करवा देता हूँ। ये वाला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन ये फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर का नहीं है, ये मोमेंटम का सवाल है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले उसने बोला डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो आपने मोमेंट ऑफ अ फोर्स को डिफाइन किया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट, फोर्स फ्रॉम पिवट। अब इसको रिफ्रेश कर सकते हो डिफरेंट वे के अंदर अपने, सही है ना। ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। उसने कहा
A thin disk of radius r is supported at its center O by a pin. The disk is supported so that it is vertical. Three forces act in the plane of the disk. ठीक है, तीन फोर्सेस हैं, एक, दो और ये तीसरी ये लग रही। ठीक है, ये पेन है, इसका रेडियस आर है, ये वाली जो फोर्स लग रही है एंगल थीटा पे लग रही है, और आर अपॉन टू इसका डिस्टेंस है पिवट से। टू हॉरिजॉन्टल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1.2, मतलब ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं आपके पास। ठीक है, एक्स एट ए एंड बी ऑन द एज ऑफ द डिस्क, द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमने देख लिया। अच्छा, ये अहम पॉइंट आ रहा है, रुक जाओ। The disk has negligible weight and is in equilibrium. Equilibrium का मतलब है कि तमाम फोर्सेस बैलेंस होंगी, तमाम टर्निंग इफेक्ट क्या होंगे उसके, बैलेंस होंगे, जीरो होंगे, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। State an expression in terms of R for the torque of the couple due to the forces at A and B. Torque of a couple, अब देखो torque of a couple आप किस तरह निकालते हो? Torque of a couple आप निकालते हो one of the two forces multiply by the total distance between, perpendicular distance between the two forces. तो फोर्सेस तो आपके पास 1.2 हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर एंड आर, आपके पास 2 आर आ रहा है, तो दैट मेक्स 2.5 आर। तो यहाँ पे आप 2.5 आर लिखते हो। ये याद रखना है, 2.5 फोर्सेस को ऐड नहीं किया था मैंने, डिस्टेंस को डबल किया था, फोर्स एक ही लेंगे 1.2। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द पिन इज नेग्लिजिबल, डिटरमाइन द एंगल थीटा। थीटा को डिटरमाइन कर दें। अब बहुत ध्यान से देखना, ये किस तरह सॉल्व कर रहा हूं मैं। बेटा मैं टॉर्क्स को बैलेंस करूंगा यहाँ पे। टॉर्क को किस तरह बैलेंस किया, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो इस 1.2 के जो कपल है उसकी तरफ से लग रहा है, और एक टॉर्क होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, जो कि इस 6 न्यूटन की फोर्स के एक कॉम्पोनेंट की वजह से लग रहा होगा। कॉम्पोनेंट क्यों? क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होगा, वो कॉम्पोनेंट होगा 6 sin थीटा। ठीक है, तो मैंने किस तरह बैलेंस किया, मैंने कहा 1.2 मतलब इसका जो टॉर्क था, टॉर्क ऑफ अ कपल, तो आपके पास 2.4 आर था जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया था। टॉर्क बाय दिस 6 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या होगा, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्ट करेगा 6 sin थीटा, और जो डिस्टेंस है इसका पिवट से वो हाफ आर है, तो आपने लिख दिया आर अपॉन टू। यहां पे आर एंड आर कैंसिल आउट हो गया, 2 और 3 इसको इस तरह भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तुम्हारे पास बचा 2.4 डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू किस तरह निकालोगे, साइन इनवर्स 2.4/3, तो ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2.4/3 करूंगा मैं, 53 पॉइंट समथिंग, हाँ 53.1 आ गया। एंगल को आप हमेशा 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर लिखते हो हमेशा, तो 53.1 लिखोगे इसको, राइट। चले, तो ये आ गया, इसकी वर्किंग आपके पास ये रही, यहाँ लिख दिया। ठीक है, चले।